नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर खबर ये है कि जो G7 समिट होता है, G7 समिट में पिछली बार सबको याद होगा कि मोदी जी कैसे वहां पर पहुंचे थे और फिर उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ शेयर की थी वहां से। बहुत चर्चा भी हुई थी G7 में मोदी जी के जाने की और दोनों तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चर्चाएं हुई थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी जी इस बार जो है उनको बुलाया नहीं जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि वो जा नहीं रहे। सच क्या है? मोदी जी जा नहीं रहे हैं, बुलाए नहीं गए हैं, या मतलब क्या माना जाए इसको? क्या मोदी जी को G7 के जो देश हैं उन्होंने दुत्कार दिया है क्या कि आज जिस तरीके से हालात बने हैं, लगातार बहुत सारी चीजों पर झूठ सामने आता चला जा रहा है, तो मोदी जी को G7 कंट्रीज ने दुत्कार दिया है? क्या माना जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे आके देश खड़ा हो गया है, खासतौर पे जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर की बैकग्राउंड और ये सारी चीजें। और सारे दर्शक साथियों के लिए बता दूं कि जो G7 की जो ग्रुपिंग है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। और इसके अंदर 7 देश हैं बेसिकली: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी काउंटिंग नहीं की जाती, बट दैट इज ऑल्सो इन ए वे ए मेंबर ऑफ दिस। तो इसके अंदर 2019 में जब ये सम्मेलन G7 में फ्रांस के अंदर हुआ था, तो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने पहली बार मोदी जी को वहां इनवाइट किया था, हमारे ओवरऑल स्टेचर को, वर्ल्ड स्टेचर को रिकग्नाइज करते हुए कि भाई भारत भी आए, क्योंकि सेम विचारधारा के लोग हैं, सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी है, सब चीजें। तो उसके अंदर बेसिकली लगातार देखिए, एक होता है इनविटेशन, वन ऑफ इनविटेशन, कि एक बार राम प्रकाश जी को बुला लीजिए, एक बार मुझे बुला लिया, एक बार किसी और को बुला लिया। इस तरीके से फ्रेंडली कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को आप रिप्रेजेंटेशन देते रहे। लेकिन 2019 के बाद से लेकर के 2024 तक हर G7 सम्मेलन के अंदर, शिखर सम्मेलन के अंदर भारत हर बार इनवाइट किया जाता था। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसमें क्या है कि जो नॉन मेंबर्स हैं वो केवल उसमें बोलते नहीं है, भाषण नहीं देते, लेकिन वो जो सारे का सारा कंसल्टेशंस होते हैं, डायस पे होते हैं बाकायदा, और सारी चीजों के एक तरीके से उनको देखते हैं। उस ये दुनिया का हाई टेबल कहा जाता है एक तरीके से, कि उस पर उनको एक जगह मिलती है और देश के स्टेचर का भी पता लगता है कि देश किस रूप में बढ़ रहा है। तो अब देखिए कि भारत आज की तारीख में, मैं तो ये कहता हूं कि एज पर IMF डेटा, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी अगर भारत सरकार चौथी कहती है तो उसको भी मान लेते हैं, वो भी हो ही जाएगा देर सवेर, उसमें भी कोई समस्या नहीं है बड़ी। भारत को इस बार इनवाइट नहीं किया जा रहा है। इस बार जो होस्ट कंट्री है वो कनाडा है, और कनाडा में ये 15 से 17 जून को होने वाला है, अल्बर्टा में। तो कनाडा की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल इन्विटेशन भारत को आया नहीं है। आज 2 जून ऑलरेडी हो गई है, मीनिंग देयर बाय कि अगर इन्विटेशन अब आएगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर वो सारी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन इसमें जो चिंता की बात है, एक था कि जब भी मोदी जी वहां जाते थे 2019 से लेकर 24 तक, भारत के मीडिया का आपने देखा होगा किस तरीके से डंका बजता था। पूरी दुनिया में विश्व गुरु आप हो जाते थे, आप वर्ल्ड लीडर होते थे, वर्ल्ड लीडर्स के साथ फोटो खींचती थी। हालांकि आप भाषण नहीं देते थे वहां पर, उसके बावजूद भी मीडिया जिस तरीके का हाई पिच उसको जो कवरेज देता था जिस तरीके से, और भारत की उसी सोकॉल्ड स्टैंडिंग को लेकर के यहाँ पर डंका पीट के 11 साल से लगातार चल रहा है। इस बार भारत 5वीं और कहिए तो चौथी इकोनॉमी हो गया वर्ल्ड की इकोनॉमिक साइज के हिसाब से। उसके बावजूद भारत को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, और निमंत्रण किन को मिला है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि 19 से 24 तक लगातार मिल रहा था। इस बार भी ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं किए गए, बाकायदा डिप्लोमेटिक एफर्ट किए गए, लेकिन कनाडा उस पर टस से मस नहीं हुआ। उसकी भी बैकग्राउंड पे हम आएंगे। लेकिन इनवाइट किसको किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जा रहा है, उसमें यूक्रेन को इनवाइट किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका को इनवाइट किया जा रहा है, और ब्राजील को इनवाइट किया जा रहा है। और 5वें और चौथे नंबर वाले भारत को नहीं किया जा रहा है। तो इसको क्या मीडिया इसकी सही पिक्चर देश के सामने रखेगा? जो मीडिया लगातार डंका बजाने का आदी हो गया है, और जिस तरह की परिस्थितियां पूरी की पूरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस आइसोलेशन को आप झेल रहे हो, उससे पहले वो देश ने कभी देखी नहीं थी। वो 71 में भी नहीं देखी थी, वो 99 में भी नहीं देखी थी, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आपके साथ खड़ी थी। तो इसको अगर आप डिप्लोमेटिक उसके हिसाब किताब से देखेंगे तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी विदेश नीति, जो भी कूटनीति, जो भ्रम से प्रेरित होगी ना, कि जिसके चारों तरफ भ्रम ही भ्रम होगा, दिस इज व्हाट यू कॉल इल्यूजन। जो भ्रम से जो विदेश नीति होती है, उसकी एक बात मान के चलिए, उसकी एक ग्लोबल एक्सपायरी डेट भी होती है। तो मोदी जी ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है पूरी दुनिया के लीडर्स के बीच में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, और उसका जिस तरीके से ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स क्रिएट करवाया गया कि वहां के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको वो कवरेज नहीं है,
लेकिन भारत का मीडिया अकेले मोदी मोदी और मोदी को जिस तरीके से हाँ। पूरे उसका बिल्डअप से लेकर के और कंक्लूजन के बाद तक भी, यानी कि 2 दिन का सम्मेलन है, 3 दिन का सम्मेलन है, उससे 2 दिन पहले भारत का मीडिया वहां जाके डंका बजाने लग जाता है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते हैं जिस भी वेन्यू पे वो होता है, लेकिन भारत के लोग क्या करते हैं कि उनकी एम्बेसी पैसे दे करके वहां पे स्वागत कराना, वहां पर वो सब रोड शो टाइप की चीजें, वो एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करवाना, वो अब कहीं ना कहीं आपके सामने आ गई है कि उसको कहीं ना कहीं आपकी जो चीज थी, फॉल्ट लाइन थी, उसको पकड़ लिया है वर्ल्ड कम्युनिटी ने। आपका क्या है, बड़बोलापन लगातार वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर, उससे पहले उसके बाद में लगातार बड़बोलापन, उसके बाद जबरन नेताओं के गले पड़ना, किसी के भी अल्प ज्ञान कि वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी बात पूरी नहीं हुई, आप हंसने खड़े लग गए, उस तरह की चीजें। और जरूरत से ज्यादा तड़क भड़क वाली कवरेज कि जहां पर भी है बस यही यही है, मोदी मोदी है, आज अल्बर्टा की सड़कों पर मोदी मोदी है, कनाडा में ये हो गया है, वो हो गया है। तो वो सारा जो चीज है उसने कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेशनल फोरम पे फजीहत कराने में एक बड़ा योगदान दिया है। उसका एक बैकग्राउंड ये भी। एक और चीज है सर, जरा मैं पूछ लूं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। कनाडा इस बार जब होस्ट है, तो जिस तरीके से कनाडा और भारत का एक विवाद शुरू हुआ था, जिसमें फिर कनाडा के अंदर अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह पर मुकदमे दर्ज हो गए, वहां ये लोग जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में और खालिस्तान का जिस तरीके का मुद्दा वहां पर चल रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो ट्रंप साहब के कार्यक्रम में पन्नू दिखाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिखाई नहीं देते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। पन्नू को बुला लिया जाता है लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया जाता, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है। तो क्या ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये भी बड़ी वजह है मोदी जी को वहां पर ना बुलाने की, या फिर मोदी जी के ना जाने की? राम प्रकाश जी, देखिए सही कहा आपने, एक होस्ट कंट्री जो होता है ना, उसकी एक विल जो है ना प्रिवेल करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ये मसला है, यहाँ पर मसला कुछ और है। ये जो बेसिकली फॉर्म है, ये एक लोकतांत्रिक समान विचारधारा वाले जो अनौपचारिक समूह है, उसके अंदर भारत की उपस्थिति को वैश्विक एजेंडे का एक हिस्सा बनाने के तौर पर लगातार उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसमें आप बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन भारत की जो वैश्विक मसलों पर जो बढ़ती एक भूमिका है, उसके एक प्रतीक के रूप में ये सब लिया जाता है। अलगाववादी निजर का मुद्दा एक पक्ष है, वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दूसरा मुद्दा है, सेपरेटिस्ट की बात तीसरा मुद्दा है। जो सरकार वहां पर है, उसको जो अलगाववादियों का समर्थन है, वहां पर जिस तरीके की भारत विरोधी गतिविधियां होती है, वो एक पक्ष रहा है लगातार। उसके बावजूद भी जो नए प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री का समझ में आता है कि उनका मोदी के सामने आमने सामने बातचीत हो गई थी और बिटर शब्दों में हो गई थी। निज्जर के मसले से जो मसला शुरू हुआ था, आज की तारीख में कार्नी ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो संबंधों में तनाव है, उसके लिए कनाडा जिम्मेदार नहीं है, कोट अनकोट। निश्चित तौर पे जो भारत कर रहा था वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो नए प्राइम मिनिस्टर का भी वही लाइन टो करना जो पिछले प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में वो डिप्लोमेटिक फॉल्ट लाइंस आज भी, और उन फॉल्ट लाइंस को एड्रेस किया जाना चाहिए, ना कि उनको प्रोलॉन्ग किया जाना चाहिए। हो सकता है जब आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, जब आप अमेरिका की बात करें, जब आप दूसरे देशों की बात करें, कनाडा हो सकता है हमारे लिए पॉलिटिकली उतना इंपॉर्टेंट ना हो, एज ए ट्रेड पार्टनर हो सकता है उतना बड़ा पार्टनर ना हो, लेकिन जितना बड़ा हमारा डायस्पोरा वहां पर ऑलरेडी है, इंडियन डायस्पोरा, और जितने तमाम लोग हर साल जाते हैं, तो ऐसे देश के साथ फ्रेंडली संबंध तो होना एक जरूरी है ही। उसके लिए आप बड़े हैं तो आप एक फ्रेंडली जेस्चर कर सकते हैं, जैसे तमाम देशों के साथ आप करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो फॉल्ट लाइंस उभरी अलगाववाद को लेकर के, खालिस्तान को लेकर के, वो उभरी तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको भरोगे भी ना। उस भरने के लिए जो तमाम जितनी भी जरूरतें होती हैं, क्या हम उसको उतना कर रहे हैं, या उसको हमने एकदम आइसोलेट करके छोड़ दिया है? जैसे आप इस अपने लुक ईस्ट पॉलिसी में आप देखेंगे कि चाइना सारे देशों को अपनी तरफ खींच रहा है और हम सबको दुत्कारते जा रहे हैं अपने आसपास के रीजन में भी। तो कहीं वही तो पॉलिसी नहीं है। तो बेसिकली जब आप डिप्लोमेसी को वो हैंडल करते हो, तो डिप्लोमेसी इज अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट। कोई चीजें इसमें हमेशा कोई वन वे नहीं होता, इसमें हमेशा गिव एंड टेक होता है। अगर मेरे आपके संबंध अच्छे हैं तो मैं आपसे 4 बड़ी चीजें भी मनवा लूंगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, आप भी कहोगे नहीं ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं और आप अगर उस पे आ जाएंगे फ्रिक्शन पॉइंट पे, फिर तो जो होना होगा वो भी नहीं होगा, और फिर वो जो गतिविधियां हैं जिनको हम रुकवाना चाहते हैं, वो जरूर से ज्यादा बढ़ जाएंगी, और वो हमारे लिए फिर एक टीस का कारण बनेंगे। तो बेसिकली इन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है बड़ा इजीली, लेकिन उसको एड्रेस करने की कितनी कोशिश है,
वो सारे देश के सामने है। तो इसमें एरोगेंस नहीं काम दे सकती है, इसमें कहीं ना कहीं फ्रेंडली जेस्चर्स के साथ, उनके साथ आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, किसी भी देश के साथ व्यक्तिगत नहीं होता। पाकिस्तान और चीन को अगर आप छोड़ दें, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दैट। ये जो भी समझदार डिप्लोमेटिक लोग हैं वो हमेशा इसी बात की चर्चा करते बिल्कुल। एक और चीज है सर कि भाई भारत G7 का हिस्सा नहीं है, उसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार नरेंद्र मोदी जी अचानक ही पहुंच गए थे वहां पर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से प्लान मीडिया में छाया हुआ था, लेकिन जब वो पहुंचे तो उसके बाद मीडिया में खूब वाहवाही हुई, तमाम तरीके की खबरें आई। क्या इस बार भी संभावना ऐसी नहीं है कि मोदी जी एकदम से धीरे से वहां पर पहुंच जाए जब बैठक होगी तो? हैं। पिछली बार आपको ध्यान नहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत सीरियस जाइब लिया था मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 2024 में क्या कहा था कि मोदी जी गए बड़े तड़क भड़क के साथ, लेकिन वहां बोले नहीं, और अगर बोलना नहीं था तो फिर गए क्यों? सुब्रमण्यम स्वामी तो आपको पता है उनके दुर्विरोधी। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा कि जब मोदी की स्थिति वो थी कि शादी में गए और बाद में आके दावा कर दिया कि दूल्हा मैं ही था। और वो दावा कौन करवाता है मोदी जी का? वो उन गटों की मीडिया, वो जो चाटुकारिता करके मोदी मोदी करा देता है, क्योंकि अंदर का तो कोई सीन है नहीं। बाहर में अपना हाथ हिलाया, 10 जगह फोटो ऑप्टिक्स कराई, फेटिक्स की, 2 जगह 4 जगह वो भारतीयों को बोला, किसी कोई मोदी जी को छू करके धन्य हो गया, कोई कुछ हो गया। तो भारत की डिप्लोमेसी तो पिछले 11 साल से यही चल रही है ना राम प्रकाश जी, इसके अलावा तो कुछ चल नहीं रहा है। तो उस जो दुखती रग थी उसको कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने छेड़ भी दिया था पिछली बार। उस मीडिया से जो नाराजगी, जो जिस तरीके की वो कवरेज कर रहे थे कि एक आपकी जो प्रेजेंस है वहां पर, वो आपकी प्रेजेंस एक खास तरह के प्रोटोकॉल के तहत बुलाई गई है, आपको एक सम्मान देने के लिए बुलाई गई है, आपके वैश्विक स्टेटस को देखते हुए, और उसमें फिर आप ही दुल्हे बन के खड़े हो जाओ, तो वो एक मजेदार बात, उसी को सुब्रमण्यम स्वामी ने कहीं ना कहीं रियलाइज कराया था। अगर आज आपके दौर में अगर आप देखेंगे तो 33 देशों में आपने 51 सदस्यीय डेलीगेशन भेजा अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ में। इन किसी भी देश के अंदर इन प्रतिनिधिमंडल से किसी देश के टॉप राजनेता, कोई नीति निर्धारक, कोई सरकार का मंत्री, कोई नौकरशाह, कोई कॉकस, कोई इंटरनेशनल मीडिया, किसी देश के अंदर आपने मीडिया से, हमारा जो डेलीगेशन था किसी भी देश का मीडिया, वहां का जो लोकल मीडिया है, इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा आपने? कहीं भी, कहीं कोई पूर्व है, कहीं भारतीय डायस्पोरा है, कहीं कुछ है। इसका मतलब समझिए राम प्रकाश जी, और मतलब ये है कि 11 साल तक पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का झूठ और लफाजी बिकता रहा, लगातार जो भी वो मर्जी बोलते थे, जो मर्जी आए ऑप्टिक्स क्रिएट करते थे। और आज 11 साल बाद भारत इस मुकाम पे खड़ा हो गया है कि आज भारत अपनी सच्चाई बताने गया है दुनिया के अंदर कि देखिए हम आतंक के पीड़ित थे और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन हमारी उस सच्चाई को पूरी दुनिया जानते हुए भी सुनने के लिए तैयार नहीं। 51 एमपी थोड़े नहीं होते, ऑल पार्टी डेलीगेशन है, दे रिप्रेजेंट इंडिया एज ए होल। उसके बावजूद अमेरिका से लेकर के किसी भी देश के अंदर, किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ, सबके साथ, ये पूर्व वो, ये राजनीतिक, किसी भी सर्विंग के साथ आपकी कोई हाई लेवल की कोई मुलाकात हुई हो, किसी देश के मीडिया ने आपको अधिमान दिया हो, कहीं आपको कोई कवरेज मिली हो, ये आपकी जो 11 साल की जो भोथरी पॉलिटिक्स थी, जो डिप्लोमेसी थी, उसकी फॉल्ट लाइंस को कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भारत का मीडिया है इसको भी एक खास अंदाज में प्रोजेक्ट कर रहा है। मैंने एक ट्वीट भेजा आपको एक भगत पत्रकार का, और उसने कहा कि इस बार G7 के हाई टेबल पर भारत नहीं होगा। इसका मतलब समझिए आप, वो क्या बताना चाह रहा है कि इस बार मोदी जी, इसका इनडायरेक्ट ओवरटोन ये है कि भारत कहीं ना कहीं इसका बाइकआउट कर रहा है विदाउट सेइंग सो, कि भारत एब्सेंट होगा। भाई जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो एब्सेंट ही होगा। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया है? उसको भी एक खास तरीके का रंग दे करके, हकीकत ये होनी चाहिए कि बताना चाहिए। आमंत्रित किए जाते थे, वो बताया आपने। अब जब तो हमेशा डंका होता था, तब तो आप वर्ल्ड लीडर होते थे, सारी बात होती थी। लेकिन जब आप इनवाइट नहीं किए गए तो उसके कारण भी बताइए ना, उसकी सच्चाई भी बताइए ना, ये हुआ क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ। ये बेसिकली राम प्रकाश जी, जो मोदी जी और जयशंकर की जो एक डिजास्टर्स कूटनीति है, ये कहीं ना कहीं उसका फॉल आउट है कि पूरी दुनिया के अंदर ना इनकी कोई सुन रहा है, ना कोई भारत की सुन रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश के साथ को भी समर्थक मिल रहे हैं, हमें कोई नहीं मिल रहा। दे आर नो टेकर्स फॉर अस। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल सर, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, ये जो डेलीगेशन इतने जोर शोर के साथ भेजा गया है, ये फिर किससे मिल रहा है और किन लोगों से मिलकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है?
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो दावा कर रहा है कि उसके मित्र देश ये नहीं चाहते हैं कि वो कटोरा लेकर के दुनिया में घूमे, पैसों की बरसात हो रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर ये डेलीगेशन कर क्या रहा है, क्यों भेजा गया है, क्या उद्देश्य है? जब सरकार से नहीं मिलेगा, मीडिया से नहीं इंटरेक्ट करेगा, तो फिर बेनकाब करेगा किससे पाकिस्तान को? राम प्रकाश जी, कौन कह रहा है आपको मीडिया से? एएनआई शुरू से लेकर साथ आखिर तक साथ होती है, एक एक फ्रेम होता है साथ। तो भारत सरकार के लिए तो एएनआई से बड़ा तो कोई मीडिया है ही नहीं ना लगातार, जिसने दूरदर्शन की कीमत पर एएनआई को आगे बढ़ा दिया। आप देखिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टर कौन है? दूरदर्शन है। कहीं नहीं, दूरदर्शन लेकिन दिखाई? सर विदेश की धरती पे अगर हम अमेरिका जाएंगे तो हम अमेरिका की मीडिया हमको कवरेज नहीं करेगी, तो हमारा क्या उद्देश्य है? हम फ्रांस जाएंगे और फ्रांस की मीडिया ही अगर हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रही है, वो हमें स्पेस नहीं दे रही है, तो हम वहां पर करने क्या जा रहे हैं? एग्जैक्टली राम प्रकाश जी, मैं वही आपको कह रहा हूं कि लोकल मीडिया की पार्टिसिपेशन ही नहीं है। हर जगह इन्होंने बैठ करके एम्बेसी के अंदर, हाई कमीशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने कितने माइक्स देखे वहां पर? एक आध कोई लोकल है तो है, नहीं तो हर जगह एएनआई ही रिसीव कर रही है एयरपोर्ट पे, एएनआई सी ऑफ कर रही है, एएनआई फोटो जारी कर रही है, एएनआई सारी वीडियोस जारी कर रही है। कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, जबकि भारत इतना हल्का कभी भी नहीं था। जब भी कोई भारत का लीडर जाता है, भारत की कोई डेलीगेशन जाते हैं, हमेशा उसको वो अधिमान दिया जाता है। उतनी बड़ी कवरेज तो नहीं मिलती ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज में, सिंगल कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम अंदर के पेजेस पे हमने हमेशा ही देखी है, वी हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स। लेकिन इस बार बिल्कुल वॉश ऑफ ही हो जाना कि किसी का पार्टिसिपेट ही ना करना, पहली बात। दूसरी बात, आप एम्बेसी के अंदर क्या करते हो? सबसे पहले हिंदुस्तानियों को बुलाते हो, जो एनआरआई हमारे हैं, किसी भी एम्बेसी के अंदर जो ये लोग गए। उसके बाद हमारे जो कोई कॉकस है, छोटा मोटा लोकल, उनको बुला लेते हो। हालत यह है कि जो अमेरिका और दूसरे देशों के अंदर जो हमारे फ्रेंडली सीनेटर्स थे, जो कांग्रेसमैन थे, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट विदेश मंत्री, फॉरगेट अबाउट कोई और मंत्री, फॉरगेट अबाउट कोई टॉप कूटनीतिज्ञ, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि दे ऑल लॉस्ट इंटरेस्ट इन इंडिया इन वन वे और द अदर। और ये बड़े देशों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे देशों में भी देख लीजिए। वो तो 51 देशों में गए, बड़े तो 5-4 ही, बाकी तो सब में छोटे में ही गए। तो सब जगह पूर्व ये, पूर्व वो, सबसे पूर्व से मिलने गए थे क्या? और आपने कहा क्यों भेजा गया था? तो क्यों भेजे जाने का मतलब समझ लीजिए आप क्या है कि भारत के अंदर जो नैरेटिव जो बन रहा था जिस तरीके का, कि आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, आप संसद का सेशन नहीं बुला रहे थे, तो उसको कवर अप करने के लिए आपने एक खास तरह की मुहिम बढ़ाई कि अपोजिशन को इन्वॉल्व कर लीजिए। कोई भी देश का सांसद किसी भी दल का विदेश जाने को आपको पता है कितना ललायित रहता है, और वो भी ऐसी सूरत में जब ऑल पेड ट्रिप हो, हर जगह शानदार सब कुछ हो। और जब चूंकि कोई बड़ी लंबी चौड़ी, ये सारा काम किसका था? ये भी एक फेल्ड डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब आप इतने बड़े डेलीगेशन इतने देशों में भेज रहे हो, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी तो करेगा ना आपका डिपार्टमेंट, कि भाई वहां जाएंगे, इससे मिलेंगे, ये हमारी आइटिनरी होगी। वहां तो अगर आप देखें ऑफिशियल डेलीगेशन का मिनट टू मिनट शेड्यूल होता है। और यहाँ हालत ये है कि आप अपनी एम्बेसी में गए, वहीं भारतीयों से मिल लिए, वहीं पे अपने फ्रेंडली एक आध मीडिया वाले से मिल लिए, 2-4 लोगों से मिल लिए, और किसी भी सर्विंग से बिना मिले। मैक्सिमम देशों से यही हुआ है कि वापस आ गए। तो ये बेसिकली देश के अंदर एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करनी थी कि देखिए हम विपक्ष को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसकी भी समस्या क्या थी कि बीजेपी की असलियत सामने आ गई कि ये बड़बोलेपन के अलावा इनके पास कुछ है। और अब जब देखिए तमाम देशों के अंदर हमारे जो सरकार है, उसके अंदर माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है, इसलिए जो माइनॉरिटी के भी जो एमपीज गए हैं वो दूसरे दलों के, क्योंकि बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती, तो वो भी एक मजबूरी थी। तो उस सारे नैरेटिव को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब किया गया है। लेकिन हकीकत में क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था कह लीजिए या पांचवी अर्थव्यवस्था कह लीजिए, वो G7 के हाई टेबल पर छठे साल में पहली बार नहीं होगी। तो क्या आपको नहीं लगता जो भ्रामक विदेश नीति जो मीडिया के जरिए आपने स्टेब्लिश की थी, जिसको सुन करके, मोदी जी के डंके को सुन करके, मोदी जी ने वार रुकवा दी, मोदी जी ने ये कर दिया, वो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया 11 साल में, वो बेसिकली उन 82 करोड़ लोगों को राजी किए हुए था जो फ्री अनाज पे बेचारे थे कि नहीं नहीं चलो देश में तो कोई बात नहीं, विदेश में तो डंका बज रहा है। आज तो जब हम दुनिया में जाते हैं तो उन्होंने बेचारों ने कभी राजधानी नहीं देखी, लेकिन वो बात विदेश की सोचते थे क्योंकि आपके नैरेटिव ऐसा था। तो भ्रामक विदेश नीति की अंततः सच्चाई में एक कोई ना कोई वैश्विक दीवार आके खड़ी हो जाती है। तो जो G70 का जो 7 का जो इन्विटेशन नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने। लेकिन मोदी के जो जो चाटुकार पत्रकार है वो इसको इस रूप में कर रहे हैं कि भारत इस बार मान लो बाइकाट कर रहा हो। वो इतना भी नहीं जानते कि भारत G7 का हिस्सा नहीं था। ये एक शिष्टाचार था जो बड़े देशों को दिया जाता है, इस बार भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि यूक्रेन जा रहा है, ब्राजील जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और मतलब उस तरह के दक्षिण अफ्रीका जा रहा है, और भारत को इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। आपकी होंगी कनाडा के साथ म्यूचुअल, लेकिन अगर आप इतने ताकतवर होते,
अगर आप वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए इतने महत्वपूर्ण होते तो बाकी देश भी तो कह सकते हैं नहीं नहीं भाई मोदी जी को बुलाओ, इंडिया को बुलाओ, इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इट, दे हैव बीन कमिंग ऑल थ्रू, 6 साल तो हो ही गए, 5 साल से जा ही रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब जो आपकी आइसोलेशन यहां पर चल रही है वो कंटिन्यू कर रही है, वो केवल एमपीज तक सीमित नहीं है, वो आपके व्हाइट हाउस में ट्रंप के इनॉग्रेशन तक सीमित नहीं है इनविटेशन लाने के। उसकी कहीं ना कहीं डीप फॉल्ट लाइन्स है, उस डीप फॉल्ट लाइन्स का एनालिसिस किया जाना चाहिए और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है सर, ये जो आप इस दुत्कारने की वजह देख रहे हैं, हमने जैसा मैंने पहले जिक्र किया अजीत डोभाल का और अमित शाह का, क्या ये जो खालिस्तान का मुद्दा है या जिस तरीके का आरोप है भारत के ऊपर कि वो वहां पर उसने कुछ किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया, कैसे वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई, ये भी कहीं ना कहीं कनाडा के बैक ऑफ माइंड में सारी चीजें होंगी कि जब इस वजह से भारत को न बुलाया जा रहा हो? नहीं, निश्चित तौर पर हम प्रकाश, देखिए हर चीज की एक बैकग्राउंड होती है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा सवाल केवल ये कि कनाडा हमारा शुरू से ही फ्रेंडली कंट्री था। वहां की तत्कालीन सरकार जो थी, ट्रूडो की सरकार, वो एक खास अंदाज में सेपरेटिस्ट और खालिस्तानियों की मदद से बनी हुई सरकार थी और वो बियॉन्ड ए पॉइंट जाकर के उनकी मदद करती थी लगातार, और भारत की इस पर नाराजगी स्वाभाविक थी। उसके बाद एक घटना होती है, एक हत्याकांड होता है, और कनाडा का प्रधानमंत्री बिना तथ्यों को शेयर किए सीधे सीधे भारत की टॉप लीडरशिप का, भारत की देश का नाम लेता है। भारत ने उसको ऑल आउट ऑफेंसिव के साथ उनको अटैक किया कि नहीं ये सब आप फजूल की बात है, विद ऑल पावर दैट दे हैड, उसको उन्होंने नेगेट करने की कोशिश की। लगातार ये बात चली। हालत ये हुई कि डिप्लोमेटिक टाइज थी वो की गई, उनके तमाम लोग भेजे गए वापस, हमारे यहाँ से भेजे गए। लेकिन वहां फिर एक ट्विस्ट आता है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आपको पता है जो अमेरिका, कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देश जो I5 कंट्रीज हैं, ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी करते हैं। तो भारत जब तक कनाडा और भारत का मसला रहा निजर के मामले में, तब तक आमने सामने बिल्कुल रहे, लड़ाई के मूड में। जैसे ही अमेरिका का नाम आया और अमेरिका ने भी उस तरह की चीज को, कनाडा वाली चीज की पुष्टि करने की कोशिश की, तो भारत एकदम बैकफुट पे आ गया। उसने कहा कि इंक्वायरी कराते, हम ये कराते, वो कराते। उसके बाद छिटपुट एक्शन की भी जो बात हुई, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसी चीज हुई कि जिसको कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया, कि बिना प्रूफ के उन्होंने जैसे ही एक रैंडम टिप्पणी कर दी, और हमने भी उसी अंदाज में उसको वायलेंट और एग्रेसिव तरीके से उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। उस चीज को मेच्योरली हैंडल ट्रूडो भी कर सकते थे, उसको हम भी कर सकते थे, और अगर तब नहीं हुआ तो उसको अब भी कर सकते हैं। डिप्लोमेसी में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई शत्रुता थोड़ी है भारत और कनाडा की आपस में, जैसे भारत पाकिस्तान की है, भारत चाइना की है, ऐसी तो कोई बात नहीं है दोनों देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो जो दौर था, वो ट्रूडो की भी इमेच्योर हैंडलिंग थी। उनको ये लगता था कि जो तुम्हारा जो ये खालिस्तान का स्पोर्ट बेस है, ये कहीं ना खिसक जाए, तो वो उनके इशारे पर ऑल आउट एग्रेसिव हो रहे थे। भारत को लगा कि दिस इज हाई टाइम टू टेक देम हेड ऑन, तो उन्होंने उसको उस रूप में रेसिप्रोकेट कर लिया। तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं अप्रोच जो थी दोनों देशों की, वो एग्रेसिव थी। और मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी शपथ लेते ही कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू किया है और ये कह दिया कि जो भारत के साथ संबंध डाउनग्रेड हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब देख लिए कि ट्रूडो की ही पार्टी से चुकी है, तो वो ही इज कंटिन्यूइंग विद दैट पॉलिसी। तो बेसिकली क्या है कि सारी चीजें अपनी जगह पर है। G7 का होस्ट कंट्री है, वो चाहे बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन अगर मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर जो बाकी मेंबर्स हैं वो अगर हमारे इंपॉर्टेंस को समझते, वो उनको ये कहते कि नहीं नहीं बाकी चीजें अलग है, म्यूचुअल, ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, इसमें बुलाया जाना चाहिए, तो he would have certainly been invited, there is no issue. Canada cannot just veto everybody ना। तो उसके बावजूद वो नहीं किया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मोदी जी को 5 साल लगातार एक प्लेटफॉर्म पर बुलाने के बाद, इतने बड़े मंच पर बुलाने के बाद, इस बार जो जानकारी है, मीडिया में भी आपने तमाम खबरें भी देखी होंगी, आज की मैंने एक खबर शेयर भी की, अगर उस खबर का ओवरटोन देखेंगे आप, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इशारा मिलता है, और वो इशारा ये कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किसी लेवल पे हुए कि इनवाइट आए, लेकिन इनवाइट नहीं आया, ये हकीकत है। तो ऐसे में बेसिकली पूरी दुनिया में एक चर्चा ये है कि जो आपने 11 साल में एक विश्व गुरु का डंका को लेकर जो वैश्विक मंचों पर जो स्थिति बनाई थी, कहीं वो पर्दा गिरना तो शुरू नहीं हो गया है। और वो पर्दा अगर गिरता है तो मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी, और जयशंकर के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक डिजास्टर होगा। इसलिए इस चिंता का विषय है कि मोदी पहले किस स्टैंडिंग में थे, और आज जब भारत को जरूरत है, खासतौर पे जो पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस जिस रूप में बन रहा है, तो आज भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की।
और उस मौके पर आज इफ देयर इज नोबडी स्टैंडिंग विद अस, दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर द टाइम्स टू कम। इस भारत की इस परिस्थिति का जिम्मेदार फिलहाल भारत खुद दिख रहा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति जिस तरीके से गर्त में चली गई है, समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। डिप्लोमेसी फेल्योर कैसा दिख रहा है, और विदेश मंत्री जो ये स्टेटमेंट दे दुनिया के सामने कि एक ऑपरेशन करने से पहले उस ऑपरेशन की जानकारी ऑपरेशन किए जाने वाले देश को दे दी गई थी, ऐसे विदेश मंत्री को दुनिया के लोग क्या समझेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और भारत की तो खैर इस समय क्या ही कहा जाए, विदेश नीति और लोगों को जोड़ने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है, लोग समझें कि क्या कुछ हो रहा है भारत में, असल में भारत के अंदर, और उसका क्या कुछ प्रभाव हो रहा है दुनिया में, दुनिया के सामने हमारी इमेज कैसे खराब हो रही है वो भी समझ लें। और केवल इसलिए कि एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को दुनिया के बाकी नेताओं से ऊपर दिखाने के लिए पूरी मीडिया की ताकत झोंक दी गई है, और इसकी बदौलत नुकसान भारतवासियों को उठाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच सर।